बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान मुनीर, आपको फास्ट स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहते हैं। आज बात करेंगे नवंबर के महीने में होने वाली स्पोर्ट्स के ऊपर, तब्दीलियों के ऊपर और क्या कुछ हुआ, इन सब पे बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड फास्ट स्पोर्ट्स चीफ एडिटर इमरान सुहेल साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार स्पोर्ट्स से रिलेटेड अली अहमद साहब। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अगर क्रिकेट की बात की जाए तो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और सामूर की सीरीज विन की। उसके साथ सुपर सिक्सिस का फाइनल हमने जीता और साथ में एशिया का जो टाइटल है वो हमने अपने नाम किया। इन सब पे बात करेंगे कि आप आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह देखते हैं। जी इमरान भाई। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इसी से करूँगा और आपका भी शुक्रिया और अली आपका भी शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं और मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो हालिया परफॉर्मेंसेज हैं उनके ऊपर मुझे बात करनी है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने T20 सीरीज़, वनडे और टेस्ट, हालांकि हम एक ही जीते हैं, लेकिन शानदार परफॉर्मेंसेज रही। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसमें जो एक चीज़ मुझे नज़र आई है वो ये है कि तसलसल, प्लेयर्स की सिलेक्शन को लेकर तसलसल है। और जो एक पूल था 20 से 25 खिलाड़ियों का, उन्हीं को रोटेट किया जा रहा है। कोई नए लोगों को ना तो ऐड किया जा रहा है और ना ही पुराने प्लेयर्स को जो है वो निकाला जा रहा है। ये सारा जो तसलसल मुझे दिखाई दे रहा है वो टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर, अगर रेड बॉल की बात करूं, अगर वाइट बॉल की बात करूं, तो मुझे T20 वर्ल्ड कप को लेकर ये सारी जो प्लानिंग है अब तक दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि ये जो प्लानिंग है ये किस हद तक, कहाँ तक, कब तक चलती है। और मुझे इस पूरी स्टोरी के अंदर अगर कोई कहीं पर लूप होल दिखाई दिया है तो वो मुझे लूप होल सिर्फ और सिर्फ दिखाई दिया है सलमान अली आगा की सूरत में। कि सलमान अली आगा वो वाहिद लूप होल है जो सिर्फ एक कप्तान की सूरत में तो टीम के अंदर मौजूद हैं, बट उनकी इनफरादी जो कारकर्दगी है, उनकी जो ज़ाती कारकर्दगी है लेकर T20 को, मुझे ही क्या, बहुत सारे लोगों को भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो सिर्फ एक नाम, एक पावर के साथ इस वक्त टीम के साथ मौजूद है, जबकि वो खुद भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए तो कंफर्टेबल दिखाई नहीं देते बतौर कप्तान। बतौर खिलाड़ी भी उनको अगर कोई सवाल पूछता है तो वो घुमा के लोगों की तारीफ शुरू कर देते कि भाई तुम्हें कप्तान तो हो, बनता भी है प्लेयर्स की तारीफ करें, लेकिन जब सवाल आप पर आता है तो अकाउंटेबिलिटी आपकी अपनी भी है। आप बताएं ना, आप T20 के अंदर किस तरह फिट है। टीम जीतती रहेगी, लेकिन क्या आपको अगर कल को कप्तान तब्दील करना पड़ेगा तो क्या एकदम से कप्तान तब्दील होने के बाद चीजें ठीक रहेंगी? नहीं रहेंगी। परफॉर्मेंसेस में फर्क पड़ेगा, प्लेयर पावर जो है वो किसी न किसी तरीके से फिर से उठनी शुरू हो जाती है। तो आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर लें ताकि आपके ऊपर जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, अभी तो आपके पास जो टीमें आ रही है ना सलमान साहब, वो टीमें वो हैं जो टीमें अभी एक एवरेज कैटेगरी में आती हैं। अगर आप जिम्बाब्वे की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, यूए की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, ये वो टीमें हैं जिन्हें एक एवरेज टीमें कहा जाता है। इन्हें वो टीमें नहीं कहा जाता जिन्हें हम टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास टीमें कहते हैं। जब आपकी बारी आएगी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, जब आप इनके साथ बड़े कंपटीशन में आगे मुकाबला करेंगे तो भले ही आप अपने पूल के तीनों मैच जीत जाएं, जब आप अगले राउंड में आते हैं तो आप पहले मैच में पता लग जाता है कि हाँ भी 125 और 145 की स्पीड में फर्क बैट्समैनों को क्या दिखाई देता है। और जब आपके सामने बैट्समैन आते हैं, जो बैट्समैन खेल रहे होते हैं 110 के स्ट्राइक रेट से, 100 के स्ट्राइक रेट से, उनके ऊपर तो आपके बॉलर छाए रहते हैं। जहां पर स्ट्राइक रेट तेज खेलने वाले लोग आते हैं, स्ट्राइक रेट होता है जहां पर 130, 40, 50, वहां पर आपके बॉलर्स की भी जो कहते हैं कांपे टांगना शुरू कर देना, वही वाला आपका हिसाब होता है। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिसी ठीक है, पॉलिसी के साथ जो लीड करने वाले लोग हैं वो ठीक नहीं है। अली अहमद इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे वो मुझे। अच्छा, इसमें मैं एक सवाल मजीद ऐड करूंगा। पूरे सीजन के अंदर अली साहब से ये सवाल पूछना चाहूँगा मैं कि अगर हम मिडल ऑर्डर की बात करें, क्या आपको लगता है कि हमारा मिडल ऑर्डर स्टेबल है इस टाइम के ऊपर? पहले तो बहुत शुक्रिया मैंने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना क्वेश्चन आपने रेज किया है कि मिडल ऑर्डर में जो ना हम मुश्किलात का शिकार हैं अभी से नहीं, 10-15 साल से। उमर अकमल की बात करें या अब्दुल रज़ाक की बात करें, तो उसके बाद या शाहिद खान अफरीदी की बात करें, कोई ऐसा हमें प्लेयर नीचे नज़र नहीं आ रहा जो 9-10 की एवरेज से रन करेगा। अभी भी अगर हम बात करें नीचे तो हमारे पास कुछ तरह का बैट्समैन नज़र नहीं आ रहा। सलमान अली आगा का नहीं पता,
वो नीचे आएंगे या फ़खर जमान ऊपर आएंगे। ये दोनों जो है ना खिलाड़ियों का कुछ पता समझ नहीं आ रही कि शफल इनको किया जा रहा है। कभी फ़खर जमान ऊपर आ जाते हैं, कभी सलमान अली आगा नीचे आ जाते हैं। अब नीचे मोहम्मद नवाज तो बेहतर परफॉर्मेंस जरूर दे रहे हैं, लेकिन उस तरह का एक प्रॉपर बैट्समैन, जिस तरह हमने हसन नवाज को ट्राई नेशन सीरीज खिलाई, हमने हसन नवाज को एशिया कप खिलाया, लेकिन वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुए। अब्दुल समद को लेके हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इंजरी का शिकार हो गए हैं, तो फिर सीरीज से जो है ना बाहर हो चुके हैं। हसन नवाज को चांस दिया, लेकिन उस तरह से जो ना हम जो है ना रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सके। आगे अगर हम T20 वर्ल्ड की बात करें या ODI वर्ल्ड कप की बात करें ना, तो आगे यहाँ पे हमें मुश्किलात का सामना पेश आता है। अगर मैं बात करूं एशिया कप की, बात करूं फाइनल की, तो फाइनल के अंदर भी हमने 10 ओवर में 90 स्कोर कर लिया था। उसके बाद आप 10 ओवर में देखें कि हमने कितना स्कोर किया है, 40+ हमने रन किए हैं और एक छोटा सा टारगेट हमने सेट किया है। वहां पे अगर एक अच्छा बैट्समैन हमारे पास होता, उमर अकमल जैसा या अब्दुल रज़ाक जैसा या शाहिद खान अफरीदी जैसा, या और मिडिल ऑर्डर के अंदर जो है ना अच्छे बैट्समैन हमारे पास मौजूद है, तो वहां पे होता तो मेरे ख्याल से रिजल्ट जो है ना वो मुख्तलिफ होने थे। अभी भी 2026 T20 वर्ल्ड कप में आप जाएंगे, आप उस मैच के अंदर जिस मैच में आपका लोअर मिडिल ऑर्डर बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा, आपको मुश्किलात का सामना रहेगा। अगर हम ODI की बात करें तो वहां पे भी आपको ना इसी नंबर पे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हुसैन तलत को आप लेकर जरूर आए हैं, लेकिन हुसैन तलत भी एंकर प्लेयर है, वो भी टाइम लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद, सेट होने के बाद जो है ना वो शॉट्स अपनी खेलते हैं। तो एक ऐसा बैट्समैन हमें मिल नहीं रहा। लेकिन सलमान अली आगा ने अभी लास्ट मीडिया टॉक के अंदर एक बात तो कंफर्म कर दी है, क्लियर कर दी है। उन्होंने कहा कि हमें 15 प्लेयर्स पता है कि कौन से हमने T20 वर्ल्ड कप में लेके जाने हैं। तो 15 प्लेयर्स हैं जो आपकी सीरीज खेल रहे हैं। अभी जो हमने ट्राई नेशन सीरीज खेली, उससे पहले हमने एशिया कप खेला, तो उनमें से एक ही प्लेयर ऐड हुआ है, वो बाबर आजम ऐड हुआ है। बाकी यही प्लेयर जो है ना हमें वर्ल्ड कप में भी दिखाई देंगे और आगे भी जो है ना दिखाई देंगे। इनका फैसला जो है ना T20 वर्ल्ड कप के बाद हो सकता है। अच्छा, यही सवाल मैं इमरान सुहेल साहब से पूछूंगा कि अगर 2000 के बाद की बात की जाए तो हमारे पास एक मजबूत बैटिंग ऑर्डर था, जिसमें इंजमाम, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, शुएब मलिक, नाम लेते जाए ख़त्म नहीं होते। इनके जाने के बाद मिसबाहुल हक और फिर आगे असद शफीक और शुएब मलिक, ये लोग चलते गए। क्या आपको लगता है कि हमने अपने अगले 10 साल के लिए मिडल ऑर्डर अपना तैयार किया है, चाहे वो टेस्ट सीरीज में हो या वो वनडे में हो या T20 में हो? देखा, एक बात बताऊं, आपका मिडिल ऑर्डर 2-3 लोग एक साइड से रन्स करते थे, या कभी कभी होता था कि रन्स 2-3 लोग कर जाते थे मिडिल ऑर्डर में आके, 1 डाउन से लेके 5वें नंबर तक। फिर नीचे से आपके ऑलराउंडर तब तगड़े होते थे। अब्दुल रज़ाक की बात कर लें, अजहर महमूद की बात कर लें, शुएब मलिक की बात कर लें, मोहम्मद हफीज भी ऑलराउंडर थे। ये जब आते गए आगे आगे तो ये रन्स करने वाले लोग आते गए। फिर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आज तक, अगर आप 92 का वर्ल्ड कप उठा के दे लें, जो आपने एक वर्ल्ड कप जीता हुआ, उसमें भी आपकी बैटिंग ही कोलैप्स कर गई थी ना। वो तो आपकी मिडिल ऑर्डर की एक पार्टनरशिप लगी बीच में आके, इमरान खान और जावेद मियांदाद की, तो आपने वो रन्स कर लिए। नीचे से लोअर ऑर्डर के ऊपर आगे वसीम अकरम ने रन्स किए और इंतजाम थोड़े तेज खेले तो आपके 240 के करीब रन चले गए। प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो मेन कोर है ना, जहां से आपने प्लेयर्स को मिडिल ऑर्डर निकालना है, वहां वो है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास के अंदर जब आप प्लेयर्स को मिडिल ऑर्डर के लिए तैयार करते हैं, बदकिस्मती ये है कि वहां पर मिडिल ऑर्डर का प्लेयर रन करता है, स्ट्रगल करता है, टूटी फूटी तेज विकेटों के ऊपर रन करता है, बट वो पाकिस्तान नहीं खेलता। पाकिस्तान कौन खेलता है? जो आजकल के पिछले 5-6 साल के दौर की अगर मैं बात करूं, तो वो बंदा खेलता है PSL का, वो बंदा खेलता है अदर लीग्स का। और भाई, आपके अपने फॉर्मेट के बंदे वो जब तक मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप उनको लेके आओ ना ऊपर, अपने मिडिल ऑर्डर की जो खामी है उनको पूरा करो। बट आपको चाहिए स्टारिज्म। PSL के अंदर स्टार बन जाता है प्लेयर, फिर आपको प्रॉब्लम होती है ब्रॉडकास्टर से, स्पॉन्सर से और लोगों की खबरों से। आप कहते हैं कि यार वो जो डोमेस्टिक खेला हुआ प्लेयर है उसका तो नाम ही कोई नहीं ले रहा, वो तो स्टार ही नहीं है, तो उसको टीम में कैसे लेके आए? फिर आपकी नजर जाती है, फिर आपने करने होते हैं 15 पूरे। फिर 15 पूरे कैसे होते हैं? जब आपको ऊपर फ्रेंचाइज का प्रेशर होता है कि यार फ्रेंचाइज का मालिक भी कह रहा है मेरा मुंडे ने परफॉर्म किया है, पाकिस्तान टीम च लेके आओ। सो वो प्रेशर एक अलग। दूसरा प्रेशर, जब आप कोच और सिलेक्टर बदलते हैं, उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग एक और फैक्टर ये भी आ जाता है। फिर आप जब कप्तान बदल रहे होते हैं, तो कप्तान की लाइकिंग और डिसलाइकिंग के अंदर आके बंदा बीच में एडजस्ट करना पड़ता है। फिर आपका चेयरमैन बदल जाता है, फिर चेयरमैन को आपने डिसाइड करना होता है कि अच्छा यार केड़ा बंदा मैं एडजस्ट करना है। फिर आपके रीजन्स का प्रेशर अलग से होता है कि हाँ यार गवर्निंग बॉडी में फलाना बंदा बैठा है, वो कहता है मेरा बंदा एडजस्ट करो। ओ भाई, आप बंदे एडजस्ट कर रहे हैं,
अपना मिडिल ऑर्डर एडजस्ट आज तक नहीं आप कर पाए और ना आप कर पाएंगे। ये मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूं, जिस दिन मिडिल ऑर्डर आपका सेटल हो गया वो इसी तरीके से हो सकता है कि कभी भी टैलेंट के ऊपर और उन डिजर्विंग लोगों के ऊपर जब आप कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ देंगे तब आप कर सकेंगे। आप करते क्या हैं? आप अपनी काजल ट्रॉफी उठा के देखें ना क्या कर रहे हैं। आप सियालकोट का लड़का कराची से, कराची का लड़का सियालकोट से, पेशावर का लड़का कराची से, हैदराबाद का लड़का जनाब फैसलाबाद रीजन से, ये तो मिक्सअप हो रहा है। मैंने तो अपनी जिंदगी में जितनी क्रिकेट देखी है, खेली है, मुझे बता दें आकिब जावेद साहब कभी वो कराची से मैच खेले आज तक? एक भी मैच दिखा दें तो कराची रीजन की तरफ से खेले हो? नहीं खेले होंगे ना। प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी मर्जी के रीजन की टीमें जब बनानी शुरू करेंगे तो आपको कभी भी बैकअप नहीं मिलेगा। अच्छा अली साहब, मैं यहाँ पे एक सवाल ऐड करूंगा। माइंडसेट के हवाले से आप क्या कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में? अगर हालिया एशिया सीरीज का आप पहला टेस्ट मैच देखें तो जो है एक प्लेयर की जगह चेंज की गई। ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट चेज करते वक्त अपना मिडिल ऑर्डर का प्लेयर जो है वो ऊपर लेके आए। क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है? देखिए माइंडसेट अगर आप बात करें ना एशियज के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपैरिजन करें या इंग्लैंड के साथ कंपैरिजन करें तो हम उनसे तकरीबन 60-70 साल पीछे हैं क्रिकेट में भी। आप देखें कि जिस तरह ट्रेविस हेड ने बैटिंग की, हम टी20 में इस तरह बैटिंग नहीं करते। 148 का स्ट्राइक रेट है उनका और 3 दिन पीछे टेस्ट मैच में बाकी थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि 3 दिन बाकी, उन्होंने कहा मैंने आज ही फिनिश करके जाना है। और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है तो उनका माइंडसेट और हमारा माइंडसेट बहुत जो है ना मुख्तलिफ है। अगर मैं सलमान अली आगा का यहाँ पे जो है ना जो वो बात करते हैं, वो कहते हैं जी इंटेंट होना चाहिए, हमारा माइंडसेट हमने चेंज करना है। तो माइंडसेट सबसे पहले आपने खुद अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। इमरान भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना बहुत बड़ा इस टाइम सवालिया निशान है। सलमान अली आगा अगर टी20 से बाहर होंगे वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर होंगे। कप्तानी वो बेहतर अंदाज में कर रहे हैं लेकिन उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर रहे। जब से वो कप्तानी क्या कप्तानी, मुझे एक बात बताएं, आपके सामने लगी हुई छोटी टीमें बी कैटेगरी की जो सी टीमें आती है वो भी अपने नए लड़के खिलाती हैं। मैं अभी नुमान को या आपको कहूँगा पाकिस्तान टीम में कप्तान बन जाए और आपको यही साइड दे दूं, मैं देखूंगा आप कैसे हार सकते हैं। तो भाई कोई कमाल ही नहीं है ना कप्तानी का। आपको नजर आता है वो कप्तानी करता हुआ दिखाई देता है? उसके पास एक बेस्ट साइड है, वो खेलती है न्यूजीलैंड सॉरी श्रीलंका की है, जिम्बाब्वे की है, तो क्या कप्तानी है भाई? लेकिन इमरान भी आपको नहीं लगता है यंग प्लेयर जब से आए टीम में, सलमान अली अगर उनको साथ लेके चल रहे हैं और जिस तरह साइम अयूब भी हैं, फखर जमान को भी जिस तरह चले सलमान अली आए वो हटा के आप बाबर को ले आए, मिसाल दे रहा हूँ, आप जनाब अभी उठा लें अबरार को कप्तान बना दें यार, सबसे चले कप्तानी के तो चक्कर में वो लाइन में भी नहीं है, तो आपकी टीम क्या नहीं जीतेगी? जिम्बाब्वे से और श्रीलंका से जीत जाएगी ना? बिल्कुल, क्योंकि आपकी मेन कोर क्या है? आपकी बॉलिंग की कोर से आप जीत रहे हैं ना, अभी तक कितने मैच जीते हैं। चलिए प्रोग्राम का बाकी आगे चलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, दो नाम है, एक है उस्मान तारिक और एक सुफियान मुकीम। पाकिस्तान शाहीन्स ने एशिया कप जीता, उसमें एक टाइम के ऊपर आके सुफियान मुकीम वाहिद बॉलर था जो मैच को फंसा जाता था। इसके साथ अगर मैं नेशनल टीम में बात करूं तो उस्मान तारिक जिसने जिम्बाब्वे के खिलाफ हैट्रिक भी मुकम्मल की। आने वाले दिनों में पाकिस्तान का मुस्तकिल बन सकते हैं? मुस्तकबिल पाकिस्तान का उस्मान तारिक तो मुझे नहीं दिखाई देता। देखिए पहली बात तो ये कि वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा और बहुत जल्द इस तरह से पकड़ा जाएगा कि उसका जो एक्शन है वो स्लिंगी एक्शन है, बाहर से हाथ आता है और कोई भी उसको जो है वो चक के अंदर ले आएगा। आज तो खैर अभी जब खेलेगा ना न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ, तब उनके एनालिस्ट उनका डाटा निकाल के आपको बता देंगे कि भाई ये है, जैसे आम क्रिकेट के अंदर होता है। आवाज बंद करें, इसकी आवाज बंद करें। देखिए आप उस्मान तारिक जी, देखिए जैसे आप उस्मान तारिक की बात करें, उस्मान तारिक का करियर मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा जाएगा और ना वो पाकिस्तान के लिए लंबी क्रिकेट खेल सकता है, क्योंकि अभी वो बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं खेला। जब बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेगा तो बड़ी टीमों के एनालिस्ट बैठेंगे, वीडियो एनालिस्ट बैठेंगे, वो उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट बना के जमा कराएंगे और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। क्योंकि जो मैंने देखा है कि जो पहले दिन से ही जिसका एक्शन जो होता है वो डिस्प्यूटेड होता है, तो उसको क्रिकेट खेलना ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आए हैं जिनकी क्रिकेट के ऊपर सवालिया निशान रहे हैं। तो ये तो आपकी होगी अलग बात। बाकी यंगस्टर्स के बारे में बात करूं, बाकी यंगस्टर्स के आज भी हम फर्स्ट क्लास का मैच देख रहे थे बैठ के, तो हम यही सोच रहे थे यार एक बंदा है नाफे, ख्वाजा नाफे
जैसे बैट्समैन हो गए या और एक दो बैट्समैन हैं यंगस्टर जिन्होंने रन्स किए हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि जिनके अगेंस्ट वो यहाँ खेल रहे हैं उनकी पेस है 125 और 130, पर जैसे ही आप उनको जंप इन करते हैं टेस्ट मैच के अंदर और उनके सामने खड़ा कर देते हैं 145 वाला और 150 वाला, तो बहुत फर्क आता है, डिफरेंस आता है स्पीड के अंदर, एजिलिटी, एबिलिटी सब मैच करनी पड़ती हैं। वो फिर टैलेंट का चक्कर नहीं रहता, फिर टेक्नोलॉजी का चक्कर आता है, और टेक्नोलॉजी का चक्कर आपके पास है नहीं, ना आपके पास कोचेज ऐसे हैं, ना आपका सेटअप ऐसा है कि आप अपने प्लेयर्स को उस मोमेंटम में तैयार कर सके। जाए ना ये पास इंडिया, वो आपको सॉरी, जाए ना जरा इंडिया, आपको अभी वो बताएंगे कि किस तरह से 145 और 50 वाला बॉल खेलना, और आपको पूरा ट्रेन करेंगे, पूरा प्लान बना के रखा होता है उन्होंने। पर यहाँ क्या होता है, अच्छा इसने 1000 रन कर लिए, अनु चुक के T20 छपा लो, अनु चुक के वनडे छपा लो, अनु चुक के टेस्ट मैच छपा लो, दैट्स इट। अच्छा चलो जाओ यहाँ वहां पे जा, काम कौन कर रहा है आपका? कोचिंग जरा खोले तो, जरा स्टाफ तो खोले, कोचिंग स्टाफ में कौन है? मुझे एक बैट्समैन बता दें अपने जिसने आज तक फर्स्ट क्लास के अंदर 50 किया, जो आपको कोचिंग के अंदर बैटिंग कोच है, क्या वो ये है? क्या आपके जो फास्ट बॉलिंग कोच हैं वो इस काबिल हैं? नहीं। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने लड़कों के साथ जो पीछे बैकअप के ऊपर लोग लगाने हैं, आप तो अपने कोच देख लें यार, माइक हैसन को देख लें। माइक हैसन क्रिकेटिंग माइंड के साथ आता नहीं, वो एक स्टैट्समैन कोच है, वो एक टेक्निकल कोच नहीं है। आप उसको एक अच्छी टीम बना के दे दें, वो स्टैट्स के ऊपर जाके खेल लेगा, इवन पिच तक नहीं रीड करनी आती, पिच भी स्टैट्स के ऊपर रीड करते हैं वो। सो ये चीजें ना उनको समझा सकते हैं जिनको क्रिकेट, जिन्होंने नहीं खेली, 25 साल मैंने भी ग्राउंड में गुजारे हुए, धक्के खाए हुए, तो हमें पता है। जो बाकी एनालिस्ट बैठ के बात करते हैं जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है, वो जो स्टैट्स के ऊपर बात करते हैं, वो जाने और उनका काम जाने कि वो क्या बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कि माइक हैसन साहब तो छुट्टियों पे चले गए, हमारे वाइट बॉल के कोच हैं, और अगले जनवरी के पहले हफ्ते तक पाकिस्तान का कोई भी मैच नहीं है। यहाँ पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर पाकिस्तान के 11 क्रिकेटर्स को एनओसी जारी कर दिया गया। इस पर अली अहमद साहब से पूछेंगे कि क्या आया इन प्लेयर्स को जिनको हमने एनओसी दिया है, क्या वर्ल्ड कप का हिस्सा बनाएंगे? हालांकि अगला जो वर्ल्ड कप है 2026 का, और वो अनकरीब है, वो भी एशिया की पिचेस के ऊपर ही है, तो क्या इन लड़कों को मौका मिलेगा वहाँ पे? अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुझे दोहरी पॉलिसी समझ नहीं आती है। तो पहले ये अनाउंसमेंट करते हैं कि हम बिग बैश के लिए खिलाड़ियों को एनओसी नहीं करेंगे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट आती है कि हम उनको एनओसी जारी करेंगे। अभी हमारे खिलाड़ी जो है ना ILT के अंदर थे, अगर किसी क्रिकेटर ने वो क्रिकेट देखी होगी ना, तो वो क्रिकेट नहीं हो रही, वो कुछ और ही हो रहा है ILT के अंदर। अब आगे जो है ना T20 क्रिकेट हो रही है, वहाँ भी नसीम शाह गेम है, और भी हमारे दीगर खिलाड़ी गेम है। फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर भी जो है ना हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं। पहले एक दफा कहते हैं कि हम 2 या 3 लीग्स के लिए एनओसी देंगे, फिर जब कोई भी लीग आती है तो हर लीग के लिए इनको एनओसी जारी कर रहे हैं। अभी चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पहले साइमी यूब इंजरी का शिकार हो गए, अभी एशिया कप से पहले आपके शादाब खान इंजरी का शिकार हो गए, चैंपियन ट्रॉफी ड्यूरिंग फखर जमान इंजरी का शिकार हो गए। अगर आपको थोड़ा सा गैप मिल गया है कि आपकी क्रिकेट नहीं है, तो आप उसको रेस्ट भी कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं आपने जाकर लीग ही खेलनी है, वहां से पैसे कमाने हैं। आपका गोल होना चाहिए 2026 T20 वर्ल्ड कप। आपने उस तरह अपनी तैयारी करनी है, ना कि आप लीग्स में जाके खेलें। खुदा ना खास्ता आपका मेन प्लेयर वहां पे, मेन बैट्समैन अगर बाबर आजम वहां पे जा रहे हैं, शहनशाह अफरीदी बिग बैश खेलने जा रहे हैं, अगर वहां पे इंजरी का शिकार हो जाए तो सोचिए आपको कितना बड़ा जो है ना नुकसान उठाना पड़ेगा। और आगे आपका T20 वर्ल्ड कप है, फिर T20 वर्ल्ड कप के अंदर अगर आपके मेन खिलाड़ी नहीं होंगे, फिर जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी 2025 में आपकी परफॉर्मेंस थी, जिस तरह एशिया कप 2025 में आपकी परफॉर्मेंस थी, तो वहां भी आपकी इस तरह की परफॉर्मेंस होगी। ये माइंडसेट जो है ना, ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचनी चाहिए कि जिस तरह इमरान भी पहले बात कर रहे थे, यहाँ पे चेयरमैन का पता नहीं होता, यहाँ पे कोच का पता नहीं होता है, तो इनको पता नहीं चलता कि हमने जो है ना फैसला किस तरह करना है। यूटर्न बहुत ज्यादा ले लेते हैं कि अभी इन्होंने पहले स्टेटमेंट जारी की कि हम जो है ना एनओसी जारी नहीं करेंगे, एकदम से अब जो है ना हर लीग के लिए एनओसी जारी कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी तो कहीं ना कहीं फायदा है ना, तो अपना फायदा फिर छुपाने के लिए इनको तो एनओसी उनको देने पड़ेंगे ना फिर। अच्छा इमरान भाई, मैं आपसे यहाँ एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि T20 क्रिकेट के आने से हमारे ये जो प्लेयर्स हैं 5-5 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं? जैसे आपको बड़े नाम जावेद मियांदाद, तेंदुलकर 5-5 वर्ल्ड कप खेले हैं, क्या आपको लगता है कि ये प्लेयर्स जो जिनको हम एनओसी दे रहे हैं T20 के लिए, ये 5-5 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं? अभी जो बात कर रहे थे ना, वर्कलोड मैनेजमेंट, आपके प्लेयर, या तो आप फिर पैसा इतना दे दें कि आपके प्लेयर्स को वर्कलोड मैनेजमेंट की जो थोड़ी वैल्यू को पता चले कि वर्कलोड मैनेजमेंट होती क्या है।
आप ये कहते हैं कि अच्छा एनओसी आपको मिल जाएगा, आपने दुनिया की तमाम लीग्स के लिए एनओसी दे दी है, बट आप ये एनओसी क्यों देते हैं? इसकी बहुत बड़ी रीजन मैं आपको आज बताता हूँ। देखिए, आपके जो हाईएस्ट पेड प्लेयर हैं आईपीएल के, वो आपके पाकिस्तान में नहीं खेलने आते, वो ऑलरेडी बुक्ड होते हैं। फिर आपको जरूरत पड़ती है कि आपने जिन मुल्कों से प्लेयर्स लेने हैं, जिन लीग से प्लेयर आने हैं, आप उन लीग्स की इजाजत देते हैं। अगर आप उन लीग्स की इजाजत नहीं देंगे तो भाईजान वो जेड़े रहंदे खुंदे ने ना वो भी नहीं आएंगे, उन्होंने भी अपने लड़के नहीं भेजने हैं। आप अपने लड़कों को खुद झोंकते हैं कि जाएं और जाकर वहां पर क्रिकेट खेलें, पैसे भी कमाएं और जाकर बोर्ड्स के साथ एक बेहतर ताल्लुकात के हवाले से भी राह जो है वो हमवार करें, ताकि जब आपकी लीग आए तो वहां से आपको कुछ 4-4 5-5 प्लेयर मिल जाएं जो आप अपनी टीमों के अंदर मिक्सअप करके खिलाएं। बल्कि इस दफा आपको ज्यादा प्लेयर चाहिए। जब आपकी लीग के अंदर ज्यादा प्लेयरों की जरूरत होगी और स्टैंडर्ड के प्लेयरों की जरूरत होगी, तो जब तक आपके लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे आप नहीं कर पाएंगे। आप अपनी विंडो को पीएसएल के आईपीएल के साथ जोड़ लेते हैं, आपको पता है कि प्लेयर वहां बिजी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जोड़ लेते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर ये दोनों का शेड्यूल अलग अलग होगा ना तो वो प्लेयर अवेलेबल होंगे। लेकिन इमरान भाई, अगर मैं जुमला पूरा कर लूं, वो प्लेयर अवेलेबल होंगे और उनकी जो पैसे की डिमांड है वो ज्यादा होगी और आपके लोग उनको बाय नहीं कर सकेंगे। तो फिर एक सवाल उठेगा, जी हूं तो वेला सी, उन क्यों नहीं आया? अच्छा, यहाँ पे लेकिन इमरान भी एक बात है, यहाँ पे IL T10 हुई है, यहाँ पे आगे T20 क्रिकेट हो रही है। कौन से दुबई के प्लेयर्स हमारे पास जो है ना आने, हम उनको खरीदते हैं? हम दुबई का एक प्लेयर भी नहीं खरीदते, तो फिर हमारे प्लेयर्स वहाँ पे IL T10 क्यों खेल रहे हैं? वहाँ पे क्रिकेट हुई भी नहीं। अगर आपने T10 क्रिकेट देखी है, मैंने सारी क्रिकेट देखी है, वो क्रिकेट मुझे नहीं लग रही थी, वो कुछ और लग रहा था। देखिए, आप प्राइस वैल्यू निकाले ना उनकी, पैसे कितने लेते हैं आपके प्लेयर, लोएस्ट प्राइस लेवल पे चले जाते हैं। उनको तो प्लेयर चाहिए ना अपना इवेंट चमकाना। आपके पाकिस्तान इंटरनेशनल खेले हुए प्लेयर हैं, उनकी लीग की वैल्यू बन जाएगी, बट वो पैसे तो आपको उतने नहीं दे रहे। रादर देन कि आप उनके दूसरे प्लेयर्स को देख लें जो दूसरे मुल्कों से आते हैं, उनके पैसे ज्यादा होते हैं आपके प्लेयर से, तो नाक भी तो पूरे कर रहे हैं ना। ट्रक अब यहाँ से अगर पेशावर लेके जाना है तो 5-4 बकरों के साथ नहीं जाएगा, उसमें बहुत सारे बकरे लादने पड़ेंगे, गिनती पूरी करनी पड़ेगी, फिर ही खर्चा निकलेगा ना, फिर ही आपका इवेंट जाके सजेगा। तो आप मेरी बात समझ लो। अच्छा, चलें अब बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने T20 में अपना नया रिकॉर्ड बनाया है जी। पाकिस्तान ने कैलेंडर ईयर के अंदर 34 मैच खेले हैं, जिनमें से 21 पाकिस्तान ने जीते हैं और 13 में शिकस्त खाई है। अली अहमद साहब, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो वहाँ T20 मैचेस न्यूजीलैंड में हम खेल के आए थे, 3 मैचेस हमने बांग्लादेश से खेले हैं। जरा टीम खुलने, फिर टीम बांग्लादेश के अंदर गए, वहाँ पे हम 2-1 हारे हैं। फिर हम वेस्ट इंडीज में गए, वहाँ हमने 3 T20 मैचेस खेले, वहाँ 2 जीते। फिर हम ट्राई नेशन सीरीज में खेले। हमने तो सिर्फ एशिया कप के अंदर एक टीम से अच्छे मैचेस खेले, वो इंडिया। हम तीनों को तीनों हारे हैं। तो हम जिम्बाब्वे से जीते हैं, बांग्लादेश से जीते हैं, हम दूसरी अफगानिस्तान से जीते हैं। वो हमारे स्टैंडर्ड की टीम नहीं है। अगर आपने ये अपना गोल सेट कर लिया, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एक पोस्ट भी जारी की थी, इसके अंदर ये देखें कि आप थर्ड क्लास टीम से कितने मैचेस जीते हुए हैं। जिम्बाब्वे से जीत रहे हैं, बांग्लादेश से आप जीत रहे हैं, श्रीलंका से आप जीत रहे हैं। श्रीलंका की टीम तो मुझे वो टीम नजर ही नहीं आई जिसने इंडिया को भी हराया। वो टीम मुझे नजर नहीं आई इस सीरीज के अंदर कि वो वाइट वॉश हो गए। ओडी सीरीज में अगर T20 ट्राई नेशन सीरीज की बात करें तो वो एक ऐसी टीम नजर आई है कि वो जिम्बाब्वे से भी मुझे बुरी टीम नजर आई है इस ट्राई नेशन सीरीज के अंदर। तो हम जो है ना थर्ड क्लास टीम से जीत के जो ना खुश हो रहे हैं, मेरे ख्याल से ये खुशी नहीं, हमें इसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। हम जब ऑस्ट्रेलिया को बीट करेंगे, हम इंग्लैंड को बीट करेंगे, हम न्यूजीलैंड को बीट करेंगे, अफ्रीका को बीट करेंगे। अफ्रीका की टीम को हमने हराया, लेकिन आपको पता है कि 10 उनके ऐसे प्लेयर्स थे जो मेन प्लेयर उनके थे ही नहीं। उनके 6 प्लेयर जो है ना वो इंजर्ड थे और 4 प्लेयर उनके रेस्ट थे। तो फिर हम उनकी सी टीम को हरा के हम हैप्पी हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। हम जब ऑस्ट्रेलिया को बीट करेंगे, इंग्लैंड को करेंगे या न्यूजीलैंड को करेंगे या अफ्रीका की ए टीम को करेंगे, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमने बड़ी टीम्स को जो है ना बीट किया और बड़ी अचीवमेंट है। मेरे नजदीक ये ना ये थर्ड क्लास अचीवमेंट है पाकिस्तान टीम। चलें आगे प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेला सजा हुआ है, इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान आ रहे हैं। इमरान सुहेल साहब, आप इसके बारे में क्या कहते हैं और क्या राय रखते हैं? देखिए, शुक्र है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अब हाईलाइट किया जाना बहुत ज़रूरी है। और बॉक्सिंग, मोहम्मद वसीम ने जो है वो वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट टाइटल जो है वो जीत लिया है।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा और काबिल सताइश इक़दाम है कि पाकिस्तान के अंदर बॉक्सिंग का एक वर्ल्ड इवेंट हुआ है जिसको बड़ी हाई वैल्यू के साथ दिखाया भी गया है और उसको प्रेजेंट भी किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि जिसकी मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा थी। सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इन अचीवमेंट्स को जो है वो पाकिस्तान को कैश करना चाहिए और दीगर खेलों के भी इस तरह से बड़े इवेंट कराने चाहिए। सो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद ऑर्गेनाइजर्स को। चलें जी, आज हमने प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट पर बहुत खुल के बात भी की और साथ में पाकिस्तान में सजने वाला बॉक्सिंग का मेला उस पर भी बात की। आने वाले दिनों में क्या होता है, किस तरह स्पोर्ट्स आगे की तरफ बढ़ती है, पाकिस्तान आगे अपनी क्या मनाजिल तय करता है। आज के लिए इतना ही। मुलाकात होती है आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।